बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 15 तारीख है जुलाई की और सनम जावेद के हवाले से रात गए जो इतलात आती रहीं, कभी ये कहा गया कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उन्हें मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के अंदर ढूंढते रहे। मेरी उनके लॉयर से बात हुई मियां अली अशफाक से, और जो सहाफ़ी वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनसे भी बात हुई। ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है और पुलिस के पास FIR भी नहीं है। यानी ये वाले वाक़े होते रहते हैं, लेकिन सहाफ़ियों को कम से कम पता चल जाता है। नॉर्मली जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि कौन गिरफ्तार हुआ, किस पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया गया, कौन से मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस मरतबा ये मालूमात भी नहीं आ रही। सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि बगैर वारंट दिखाए गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए थी। तो मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि ये इतनी ताकत के साथ आती है रियासत, और इसके साथ झगड़ा तो किया नहीं जा सकता। यानी मुझे जब भी है, मैंने कभी भी मुज़ामत नहीं की, मैंने गिरफ्तारी दे दी। मांगा ज़रूर इनसे हर दफ़ा कि जी वारंट दिखाएं, ये करें वो करें, वो कुछ भी नहीं दिखाते, उठा के ले जाते हैं। और वो इतनी बड़ी तादाद में आते हैं कि उस जगह अगर आप मुज़ामत करें तो मुज़ामत की सूरत में अजीबोगरीब किस्म के विजुअल्स बनेंगे। लेकिन जो विजुअल्स सनम जावेद ने गिरफ्तारी के वक्त उनके बने हैं, अवैस को और उस्मान को, दोनों वहाँ पे उस वक्त कैमराज के साथ मौजूद थे। मैंने ये पूछा भी बल्कि कि ये वीडियो किसने बनाई है, तो वो दो नौजवान सहाफ़ी हैं, उन दोनों ने ये वीडियो बनाई और उनकी वीडियो वो वायरल भी हुई। जिस तरह दलेरी के साथ और बहादुरी के साथ बाहर निकल कर इन्होंने पुलिस वालों को आकर कहा कि जनाब किधर खड़े हैं, इधर आए, इसको पकड़ना है ना, गिरफ्तार करना है, आओ इधर आओ। तो पुलिस वाले जो हैं वो भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया सनम जावेद को, लेकिन उसके बाद उनके पास मुकदमा कोई नहीं था, क्योंकि देखिए FIA का एक मुकदमा बन सकता था, वो बन गया। पंजाब की पुलिस ने वैसे ही हाथ खड़े कर दिए हैं। नैब के अंदर केस बन नहीं सकता, एंटी करप्शन में बन नहीं सकता, वो कभी सरकारी मुलाजिम रही नहीं। तो अब कोई और मुकदमा किसी और इदारे में बन नहीं सकता, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस क्या मुकदमा बनाएगी? वो कभी इस्लामाबाद में आई नहीं इस बारे में, और यहाँ पे 9 मई के किसी मुकदमे में डाला नहीं जा सकता इस वक्त। तो अब जो इतलात आ रही है वो 2 से 3 है मुख्तलिफ। एक तो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई मुकदमा दर्ज करके वहाँ पे सनम जावेद को शिफ्ट किया जाएगा, और दूसरी इतला ये आ रही है कि कोशिश की जाएगी कि ये जो मुकदमा जिसमें वो बाइज्जत बरी हुई है, इस फैसले को कलअदम करार दिलवाया जाए आला अदलिया से, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। और एक MPO के तहत बंद कर दिया जाए, तो वो भी हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा, मेरी इतला के मुताबिक आज 2 चीज़ें जो है वो जाएंगी हाई कोर्ट में। 2 से 3 पटिशन्स तैयार की हैं वकला ने। एक तो वो हेबियस में जा रहे हैं कि हमारी क्लाइंट जो है उन्हें अगवा कर लिया गया, कोई पता नहीं वो कहाँ पे है, क्योंकि सब ढूंढ रहे थे, पता नहीं चल रहा था। और दूसरा वो अपील करने जाएंगे, कोई नया मुकदमा है तो उसको भी देखेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर MPO के तहत बंद किया है तो ये DC कैसे कर सकता है। पहले ही वो बड़ी मुश्किल में है, बाबर सत्तार साहब के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं, वो उसके अंदर पहले फंसे हुए हैं। तो सनम जावेद को ज़्यादा से ज़्यादा कितना अंदर रखा जा सकता है? मेरे ख्याल में चंद दिन और। तो चंद दिन और अंदर रख के रियासत क्या हासिल करेगी? क्या इससे रियासत को कोई खुशी मिलेगी, कोई मज़ा आएगा, या इससे कोई कामयाबी होगी, या कोई फतह के झंडे गाड़े जाएंगे एक लड़की को फतह करके? अब मुझे ऐसा नहीं लगता। सनम जावेद ने ये लड़ाई जीत ली है। जिस तरह वो हंसती मुस्कुराती, विक्ट्री के साइन बनाती, हाथ हिलाते हुए वो गाड़ियों में सवार हो जाती है पुलिस की, और पुलिस के साथ कोऑपरेट करती है, और पुलिस के चेहरे भी मैं देख रहा होता हूँ, वो बेचारे बादल नखास्ता बेचारे मजबूरन ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। कई दफ़ा पुलिस वालों से बात हुई है, वो भी मजबूर है, लेकिन मजबूरी में वो काम नहीं करने चाहिए कि आप रिटायरमेंट के बाद पछताते रहें कि ये मैंने क्यों किया, वो मैंने क्यों किया। तो वो बुरा लगता है, बाद में अपने आप को भी बुरा लगता है। इसलिए अपनी नौकरी को आइन और कानून के मुताबिक हमेशा करना चाहिए। अब ये तो पता चल जाएगा आज के दिन में कि सनम जावेद का क्या बना, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जज के सामने कल वाले दिन में। कल अदालत में उन्होंने जज के सामने कहा, और ये तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हो रही थी। तो इमरान खान ने जज साहब से कहा कि जज साहब आप अल्लाह को जवाब दें, ISI को नहीं। जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया गया है। इमरान खान ने समाअत के आगाज पर मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज़ करते हुए कहा कि अगर मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। इमरान खान के एतराज़ पर अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दिया। मीडिया नुमाइंदों को अदालत में दाखिल होते ही समाअत का आगाज हो गया। इमरान खान साहब रोस्ट्रम पर आ गए और जज से मुकालमा किया। इमरान खान ने कहा कि जज साहब, मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है। जेल में 4 मरतबा मैंने कुरान पाक पढ़ा है। इसमें जजेस पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में रखा हुआ है।
मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको आईएसआई के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है कि सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं और तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है और इसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी, लेकिन उन्होंने 3.25 अरब कर दी। इमरान खान का कहना था मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूं, इसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है। पहले आफ्ताब सुल्तान और दीगर लोग मुस्ताफी हुए क्योंकि ये गलत फैसले कराना चाहते थे। दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको पता चल गया है कि पहला सेट हमारे पास है, जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी एक साथ बैठे रहे। अच्छा जी, इमरान खान साहब की और गिरफ्तारियां भी डाल दी गई हैं। ये 12 मुकदमात हैं जिनकी तफसील मेरे पास है। 9 मई के 12 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है और ये 12 के 12 मुकदमात जो हैं वो लाहौर के हैं, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के। ये 4 से 5 मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हैं जिनके ये 12 मुकदमात हैं और इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से 4 में उन्होंने जमानत करवा रखी है। बाकी 12 के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये इसलिए किया गया कि मुमकिन है कि तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को रिलीफ मिल जाए तो बुशरा बीबी तो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन फिर इमरान खान साहब जो है उन्हें 9 मई के मुकदमात में फंसाया जाएगा और इन मुकदमात में भी अब अदालतों के साथ रुजू किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की जानिब से। तोशाखाना केस पे फवाद चौधरी ने भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि सियासतदान अपने लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। कभी काबीना के फैसले अदालतें नहीं खोल सकती, लेकिन इस केस से अब काबीना के तमाम फैसले भी फौजदारी जुरिस्डिक्शन में लाए जाएंगे। इस तरह तो आज की काबीना के तमाम वज़रा कल अपने फैसलों का जवाब फौजदारी अदालतों में दे रहे होंगे। कोई एक इदारा, कोई एक आईनी उसूल मौजूदा निज़ाम में सलामत नहीं, हर उसूल को पामाल कर दिया गया है। देखिए, सारा कुछ ही होगा ना। एक्चुअली सिस्टम तय कर चुका है कि इमरान खान हमें नहीं चाहिए और अवाम तय कर चुकी है कि हमने सिस्टम को इमरान खान के बगैर चलने नहीं देना। अब ये लड़ाई एक्चुअली इमरान खान की नहीं है, ये पब्लिक की विल और सिस्टम की लड़ाई है। पब्लिक की विल जब जीतेगी जब सिस्टम को शिकस्त हो जाएगी, और सिस्टम तब जीतेगा जब वो पब्लिक की विल के खिलाफ इमरान खान साहब को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इमरान खान का ये वाला नजरिया ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में हार मानने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी इमरान खान को आप हरा दें वो एक अलग बात है, लेकिन वो हार मान ले ये बात ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है, और इमरान खान को हार मानने का शौक ही नहीं है या उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो वो तो हार नहीं मानते। एक और चीज़ जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मचाया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस पर बात की, तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने इस पर बात की, बाकी लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। साहबजादा अमीर सुल्तान जो है उनको यानी वो अगवा हुए पहले घर से, पता ही नहीं चला कहाँ गए, गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कुछ जो MNAs हैं उनके भाइयों को, बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। रऊफ हसन साहब ने दावा किया एक वीडियो में और उन्होंने कहा जी कि एक 17 साल बच्चा है मियाँ फयाज साहब का, उसको पकड़ के उठाकर ले गए और उसकी वालदा को उसकी चीखें सुनवाई गई ताकि उसके वालिद को बाद रखा जा सके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज्वाइन करे। लेकिन उसके वालिद ने बयान अल्फी लिखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया कि जनाब मैं तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं और जाए इलेक्शन कमीशन को ये दे, मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहा हूं। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है, और ये चीज़ें अगर हकीकत है तो रियासत को रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी कि ऐसे बच्चे जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं आई उनको टॉर्चर करके उनकी फैमिली को ज़हनी तौर पर अजियत दे के उनकी वफादारी तब्दील करवाने की कोशिश की जाए, तो दिस इज़ वेरी लो। अगर ये चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है, वो बच्चा भी बाहर आ जाएगा, जब आएगा तो वो भी बताएगा कि क्या हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इमरान खान साहब का जो तोशाखाना वाला केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का USA वाला जो ऑफिशियल चैप्टर है उन्होंने एक चार्ट जारी किया और उन्होंने बताया कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक ने उनके बकौल जानबूझकर तोशाखाना वाला केस लगने नहीं दिया। अगर ये लग जाता तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डालने के लिए कोई और मुकदमा ही ना होता, कम से कम बुशरा बीबी फौरी तौर पर रिहा हो जाती। वो बता रहे हैं जी कि हमने इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का दोनों का केस जो है वो अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में दोनों का केस हमने फाइल कर दिया था
और 8 मई को पहली मरतबा दोनों का केस लगा और सिर्फ नोटिस जारी हुए। 15 मई को दोबारा केस लगा और कैंसिल हो गया। और उसके बाद जो है वो 4 जून को दोबारा केस लगा, फिर कैंसिल हो गई समाअत। और फिर 25/6/2024 ये दोबारा जनाब इसकी कैंसिलेशन हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। और उसके बाद 4/7/2024 यानी 4 जुलाई 2024 को दोबारा ये केस लगता है। और अब जो है दोबारा फिक्स कर दिया गया है, अर्ली हेयरिंग के लिए इसकी दरखास्त की जाती है और अब ये फिक्स है 17/10/2024 के लिए। तो ये आमिर फारूक साहब को वो इसलिए बार बार कहते हैं कि जी आप हमारे केसेस ना सुने, क्योंकि आप सुनते हैं तो फिर इस तरह के काम होते हैं और उस पर उनको एतराज़ भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने पाकिस्तान जो आज़ाद जीत कर आए हुए हैं, 41 लोगों की लिस्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि 39 ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पक्के थे, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए थे। 41 ऐसे थे जिन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी ज्वाइन करनी थी और वो 41 में से ज़्यादातर ने कर ली है। जो डाटा अभी तक आया है उसमें 3 लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और एक जो है वो आपके सामने उनकी गिरफ्तारी का आ रहा है, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो फिर भी अभी तक लगभग 30 से ज़ायद लोग, 35 के करीब बताए जा रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा एफिडेविट जमा करवा दिए हैं। तो अब तो 2/3 अक्सरियत वाला जो ख्वाब है वो तो हो गया ख़त्म। अब तो जो मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाए, एक ही रास्ता है कि किसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा से एक और गैर आईनी और गैर कानूनी काम करवा लिया जाए। मिसाल के तौर पे सिकंदर सुल्तान राजा को यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप अदालती फैसले के खिलाफ जाएं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको बयान अल्फी जमा करवाएं लाके, उनको आप मानने से ये कहकर भी इनकार कर दें कि जनाब इनके तो पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, तो सदर कौन है और सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो इनका जो दिया हुआ पेपर है उसको हम तस्लीम नहीं करते। लेकिन अदालत के अंदर ये बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। उसकी एक वजह है, क्योंकि अदालत ने यह भी हुक्म दिया हुआ है तहरीरी हुक्म में कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सारे मामले में कोई सवाल पूछना है या कहीं पे जाके वो फंस जाए तो वो इन चैम्बर आके जजेस से राब्ता करके अदालत से राय ले सकते हैं। लिहाजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अगर अब कोई शरारत की या कोई ऐसा काम किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने कोशिश की कि ये मेंबर शामिल ना हो या इनको रोका जाए या मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं, तो फिर उनके ऊपर मुकदमा भी हो जाएगा। वो फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह और उनके ऊपर बड़ा तगड़ा रेफरेंस भी आ जाएगा। रेफरेंस बनने का आगाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर किया हुआ है। इस पर वो काम कर रहे हैं कि कैसे रेफरेंस फाइल करना है। तहरीक इंसाफ एट ए टाइम 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस के ऊपर काम कर रही है और किसी वक्त भी वो रेफरेंस जो है फाइल किए जा सकते हैं। अब मामला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने जमीन आसमान के कलाबे में लाए हुए थे, जिन्होंने रोला डाला हुआ था और वो बार बार ये कहते थे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई बंदे जीत नहीं रहे, इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं सारे, ये सारे इलेक्शन हार रहे हैं। हाँ, लेकिन इनमें से चंद वो बंदे जीत रहे हैं। वो कहते थे 15-20 जीतेंगे और वो भी वो जीतेंगे जो यकीन दहानी करवा देंगे एस्टेब्लिशमेंट को कि हम अपनी वफादारी इलेक्शन जीतने के बाद तब्दील कर देंगे। लेकिन आप देखें हुआ क्या कि वो तकरीबन 180 सीटें जीते हैं, जिनमें से बदतरीन धांधली करने के बावजूद भी वो आज भी पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे मौजूद हैं। सबसे बड़ा जो धांधली का हिस्सा है वो PMLN को दिया गया है, नवाज शरीफ साहब को। तो अब मामला ये है कि जो लोग ये दावे करते थे कि छोड़ के चले जाएंगे, वो ये देखें कि सारों के सारों ने ज्वाइन किया। इक्का दुक्का लोगों के अलावा कोई भी छोड़कर नहीं गया, किसी ने अपनी वफादारी नहीं बदली और अभी दोबारा कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद लोग वफादारी नहीं बदल रहे। तो इमरान खान साहब या उनकी जमात ने हैरान किया और परेशान किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने इसीलिए स्टेटमेंट दिया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुझे हैरानी हुई है। नवाज शरीफ साहब हैरान हुए कि यह मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे हुआ। नवाज शरीफ साहब, पूरी कौम हैरान है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने आपको धूल चटा दी। और इसके बाद कौम इस बात पे भी हैरान है कि कम से कम ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुजाहरा किया गैरत का और उन्होंने कहा ठीक है यार, मैं इलेक्शन हारा हूं, मैं दोबारा लड़ूंगा इलेक्शन। और उन्होंने साबित किया कि वो एक रियल पॉलिटिशियन है। लेकिन मियां साहब आप वो भी नहीं कर पाए। आपने एक झूठी अपनी अना के लिए एक जेल में बंद खातून से बदतरीन इलेक्शन हारने के बावजूद जाली फॉर्म 47 के ऊपर आपने जीत को कबूल किया और जाकर असेंबली में बैठ गए। हैरत की बात तो असल में ये है। अब मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। प्रॉब्लम उनका ये हो गया है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी लड़ाई या उनकी हुकूमत की लड़ाई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां लड़ें
और मियाँ साहब को किसी ने ये बताया है, और ये इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक ठीक भी है, कि अब इदारे ये चाहते हैं कि हुकूमत जाने और हुकूमत का काम जाने। वो बाद औक़ात बीच में से निकलना चाहते हैं, लेकिन मियाँ साहब को ये है कि जनाब अब बीच में से कोई नहीं निकलेगा, हम फंस गए इस हुकूमत के अंदर, हमने मुश्किल फैसले किए, हुन साड़ा साथ दो। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब एक नाराज़गी जाहिर करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि मज़ीद नाराज़गी के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर भी चले जाएं और पाकिस्तान से बाहर जाकर फिर नाराज़गी करें जैसे वो करते होते हैं। लेकिन मियाँ साहब के लिए खबरें कुछ अच्छी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिस किस्म की इकॉनमी की सूरत हाल है, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, जिस तरह गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमान के साथ जा लगी है। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत मकबूल नहीं रह सकती। मियाँ साहब के जो बेहतरीन हमायती हैं, जो मियाँ साहब को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उनके लिए दुआएं भी करते हैं, उनके लिए हमेशा बात भी करते हैं, वो सब भी ऑन रिकॉर्ड आके मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी थी। अब जब भी इलेक्शन होगा PMLN को बदतरीन शिकस्त होगी और इमरान खान को आने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, लिंगर ऑन किया जा सकता है, इसको डिले में डाला जा सकता है। एक अजीबोगरीब बयानिया PMLN बना रही है और उनके सहाफ़ी भी बना रहे हैं। वो बयानिया नया प्रोपेगेंडा जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक चीज़ और है, क्या ये हुकूमत अदलिया के साथ एक तसादुम में जा सकती है? यानी ये सवाल उठाया गया है। असद कैसर साहब ने भी ये बात की है कि ये हुकूमत अदलिया के साथ एक तसादुम जैसी कैफियत में जा रही है। देखिए, काजी फायज ईसा साहब इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनसे बेहतर चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे नहीं। तो क्या उनकी मौजूदगी में ये अदलिया के साथ एक तसादुम में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ये इंतज़ार करेंगे काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट का, और काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद नून लीग अदलिया पर रखकर अपनी एक नए सिरे से कंपेन शुरू करेगी। ये आप रिकॉर्ड में रख ले मेरी बात, कि जिस दिन काजी फायज ईसा साहब रिटायर होंगे उसके बाद मुस्लिम लीग नून जजेस के साथ एक जंग शुरू करेगी और वो ये साबित करेंगे कि वो विक्टिम है। हालांकि उन्होंने क्या कुछ किया है वो सारा कुछ मैं आपको एक वीलॉग डिटेल करके बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।